हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम अपनी जावा इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये सीरीज़ बेसिकली जावा से रिलेटेड है। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जावा इंटरव्यू क्वेश्चन की सबसे फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए हैं। और इन वीडियोस का मोटिव है कि आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें जावा से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स की, एंड इंटरव्यू क्रैक करें एंड इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर सके अपने आंसर के थ्रू। बिकॉज बेसिक नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम एंड स्टेट द रीज़न। अब हमें बताना है कि जावा प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा और उसका रीज़न भी साथ में बताना है। तो हमारा जो जावा प्रोग्राम है वो देख लेते हैं। ये हमारा जावा प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है। एक क्लास बनाई है इंटरव्यू बिट नाम की, एंड उसमें एक मेन मेथड है। उसके अंदर इन्होंने फाइनल इंट आई करके एक वेरिएबल बनाया है। फाइनल का मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल का मतलब अगर हम कहीं पर फाइनल यूज़ कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाती है। दैट वैल्यू वुड बी अ कांस्टेंट। ओके, नाउ आई की वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दी। आई इज इक्वल टू 20, इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस 20। तो हमने क्या किया, आई को 20 डिक्लेयर किया, सेट किया, एंड एक वेरिएबल बनाया जे, उसमें 20 आई में 20 को ऐड करके जे को वैल्यू सेट कर दिया। अब आई इज इक्वल टू जे प्लस 30 कर रहे हैं हम। तो इसमें पूछा है कि आई एंड जे की वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, ये बताइए। Above code will generate a compile time error। देखिए यहाँ पर compile time error आएगा। इसका जो आंसर है वो ये है कि आपका ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी देखते हैं। लाइन नंबर 7 पे हमने वो बोलेगा एरर, वेरिएबल आई माइट ऑलरेडी हैव बीन इनिशियलाइज्ड। आई हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आई को एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो दोबारा उसकी वैल्यू को सेट नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते। बट बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड फाइनल ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। एक बार जो इसकी वैल्यू सेट हो गई उसको हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो इसीलिए यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आएगा। आई ऑलरेडी हमने फाइनल वेरिएबल किया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि व्हेन कैन यू यूज सुपर कीवर्ड। आप सुपर कीवर्ड कब यूज करेंगे? तो सुपर कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द हिडन फील्ड्स एंड ओवररिडन मेथड्स। जो हिडन फील्ड्स होती हैं और ओवररिडन मेथड्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं सुपर कीवर्ड। और बेसिकली ये हिडन फील्ड्स और ओवररिडन मेथड्स कहाँ से मिलेंगे हमें? ये बेसिकली पेरेंट क्लास से हमें मिलेंगे। तो हम कहीं ना कहीं सुपर कीवर्ड का यूज इनहेरिटेंस में करने वाले हैं, इतनी बात तो क्लियर है। इनहेरिटेंस में हम इसका यूज करने वाले हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस में ही आपका कंसेप्ट पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास का आता है, और उसी में हम सुपर का भी यूज करेंगे अपने पेरेंट क्लास के ओवररिडन मेथड्स को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। अब कुछ केसेस हैं जहां पर इस कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं। एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना होगा तो हम मेंबर नेम्स चाइल्ड का और चाइल्ड सब क्लासेस का जब सेम होगा उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद टू कॉल द डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास इनसाइड द चाइल्ड क्लास। अगर सपोज हमारे पास कोई पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ हमने डिफॉल्ट या पैरामीटराइज टाइप का, उस केस में भी हम चाइल्ड क्लास के अंदर उनको एक्सेस करने के लिए सुपर का यूज करेंगे। एंड थर्ड केस है कि पेरेंट क्लास मेथड्स को एक्सेस करने के लिए जब चाइल्ड क्लास में ओवररिडन किया हुआ हो। ओके, तो कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो कि पेरेंट क्लास में हमने डिक्लेयर किए हैं लेकिन हम उनको चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना चाह रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। नाउ फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट ऑल द 3 केसेस। तीनों केसेस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये पीडीएफ बहुत ही यूजफुल है और अगर आप इसको अपने आप भी रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो देखें, अदरवाइज आप पीडीएफ को भी पीडीएफ के थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू 1-2 दिन में ड्यू है तो। नाउ पब्लिक क्लास पेरेंट। एक क्लास बनाई हमने पेरेंट नाम की, प्रोटेक्टेड इंट नम। हमने यहाँ पर इसका देखिए ये एक्सेस स्पेसिफायर हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड दिया इसका। तो हमने
नम वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाया है और इसकी वैल्यू हमने 1 सेट करी है। अब हमने पेरेंट का क्या बनाया, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पेरेंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बिकॉज इसमें कोई पैरामीटर हमने नहीं दिया है। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग x करके एक पैरामीटर दिया है और हमने यहाँ पर प्रिंट करा है मैसेज पेरेंट क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक मेथड बनाया फो और इसके अंदर हमने प्रिंट किया पेरेंट क्लास फो। तो पेरेंट क्लास फो मतलब पेरेंट क्लास के अंदर ये मेथड है, जस्ट एक डिनोशन की मतलब डिनोट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज हमारा एक क्लास हमने बनाई चाइल्ड जो कि पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है। इसका मतलब है कि पेरेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स चाइल्ड क्लास यूज करने वाली है। एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हम इनहेरिटेंस को करते हैं परफॉर्म। नाउ प्राइवेट हमने बनाया, एक वेरिएबल बनाया, वहां पर प्रोटेक्टेड बनाया था, यहाँ पर प्राइवेट बनाया था और इसकी वैल्यू हमने दी है 2। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 2 दी है। ओके, नाउ चाइल्ड क्लास का जो हमने बनाया पैरामीटर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया एंड यहाँ पर सुपर हमने कॉल किया। ये देखिए सुपर का यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, डिफॉल्ट पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम सुपर का यूज कर रहे हैं। सुपर कॉल पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम ऐसा यहाँ पर कुछ पैरामीटर यहाँ पे दे रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हमने एक मेथड बनाया प्रिंट नम, वॉइड टाइप का है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है एंड इसमें हमने प्रिंट किया नम एंड सुपर डॉट नम। तो ये सुपर डॉट नम क्या करेगा, नम तो नॉर्मली नंबर को प्रिंट करेगा, ओके, बट यहाँ पर सुपर डॉट नम क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ नम ऑफ पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास में नम की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। तो समझ रहे हैं आप कि हमने सुपर क्लास मतलब हमारी जो पेरेंट क्लास थी उसके एक वेरिएबल को हमने यहाँ पर एक्सेस किया है। तो हम बोल सकते हैं कि हम सुपर का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हमने ओवरराइड करके भी देखा। देखिए तीसरा एग्जांपल हमारा ओवरराइड का, हमने एक मेथड बनाया फो एंड यहाँ पर हमने पेरेंट क्लास फो करके यहाँ पर इसको प्रिंट करा एंड सुपर डॉट फो कर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो नॉर्मली हम इस मेथड में प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सुपर डॉट फो कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब हम फो मेथड पेरेंट क्लास का कॉल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने बनाया ना पेरेंट क्लास में जो फो मेथड बनाया है उसका हम जो कॉलिंग कर रहे हैं वो सुपर डॉट फो के थ्रू कर रहे हैं। सो ये कंसेप्ट है सुपर कीवर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कैन द स्टैटिक मेथड्स बी ओवरलोडेड। स्टैटिक मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आंसर वुड बी यस और नो। सो इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। देयर कैन बी 2 or more स्टैटिक मेथड्स इन अ क्लास विद द सेम नेम बट डिफरिंग इनपुट पैरामीटर्स। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं एक क्लास में जिसमें कि सेम नेम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन मेथड, व्हाई इज द मेन मेथड स्टैटिक इन जावा। जावा में हमने देखा है मतलब अभी जितने भी हमने देखा जितनी बार भी मेन मेथड स्टैटिक होता है। तो ऐसा उसका क्या कारण है, तो मेन मेथड इज ऑलवेज स्टैटिक बिकॉज, इसका कारण समझते हैं, बिकॉज स्टैटिक मेंबर्स आर दोज मेंबर्स दैट बिलोंग टू द क्लासेस। स्टैटिक मेंबर्स वो स्टैटिक मेंबर्स या बोल सकते हैं मेथड्स, यहाँ पर आई थिंक मिसप्रिंट है या फिर मेंबर्स मेथड को एज अ मेंबर डिनोट कर रहे हैं ये। ओके, सो समझिए आप इसको कि स्टैटिक मेंबर्स एंड मेथड्स वन एंड द सेम थिंग। और स्टैटिक मेथड्स हमारे वो मेथड्स होते हैं जो कि क्लास से बिलोंग करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, नॉट टू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ये चीज यहाँ पर समझने की है। तो अगर सपोज मेन मेथड हमारा स्टैटिक नहीं रहेगा, इन केस अगर हम स्टैटिक नहीं रखते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट, देन फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इट इज अवेलेबल, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो अवेलेबल रहेगा एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय जेवीएम। जावा वर्चुअल मशीन के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जावा वर्चुअल मशीन कॉल्स द मेन मेथड बेस्ड ऑन द क्लास नेम इटसेल्फ। जो जावा वर्चुअल मशीन होती है वो मेन मेथड को क्लास नेम के बेसिस पर कॉल करती है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नॉट बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं कॉल करती, उसके डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल करती है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर मेकिंग मेन मेथड एज स्टैटिक। नाउ बिकॉज देयर मस्ट बी ओनली वन मेन मेथड इन द एंटायर जावा प्रोग्राम एज द एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। आपने कितने भी मेथड क्यों ना बनाए हो अपने प्रोग्राम में,
मेन मेथड पर आकर ही सबसे पहले कॉल शुरू होगा एंड मेन मेथड के अंदर ही आप दूसरे मेथड्स को कॉल करते हैं। आपने जनरली ये सिनेरियो देखा भी होगा। तो वही रीजन है कि सिर्फ एक मेन मेथड हमारे जावा प्रोग्राम में होता है। फॉर दिस रीजन द मेन मेथड इज स्टैटिक। ओके, so I hope this answer is clear to all of you. Now the question number 25 says that can the static methods be overridden? Static methods को हम override कर सकते हैं क्या? ये देखिए सोचने वाली चीज है। डायरेक्टली yes या no में आंसर ना दें, समझे कि static methods क्या होते हैं। overridden मतलब क्या होता है, override करने का मतलब क्या होता है, वो चीज समझेंगे तो आप आंसर इसका इजीली कर पाएंगे बिना आंसर को पढ़े। चलिए अब आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है नो, वी कांट मेक द स्टैटिक मेथड्स ओवररिडन। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक मेथड्स हैविंग द सेम सिग्नेचर कैन बी डन इन द सब क्लास बट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन नॉट टेक प्लेस इन सच क्लासेस। तो समझने की जरूरत है यहाँ पर कि भाई स्टैटिक मेथड्स आप सेम सिग्नेचर के बना सकते हैं सब क्लासेस में, सब क्लास में आप बना तो देंगे, लेकिन जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो टेक प्लेस नहीं कर पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं इसका आंसर इज नो। एंड नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है यहाँ पर, ओवरराइडिंग या फिर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अकर करता है ड्यूरिंग द रन टाइम। ये जो चीज होती है ना एक्चुअली में, ये कंपाइल टाइम पे नहीं रन टाइम पे होती है। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा बट रन टाइम पर आपको एक्सेप्शन देगा, तो इसीलिए हम स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। बट स्टैटिक मेथड्स are loaded and looked up at the compile time statically. Okay, hence these methods can't be overridden. तो वही चीज है जो मैंने बोला कि रन टाइम पर ये एक्सेप्शन देगा और इसीलिए हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26 says डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक क्लासेस। देखिए स्टैटिक को डिटेल में हम समझ रहे हैं, अभी एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू स्टैटिक से रिलेटेड ही आ रहे हैं। तो समझते हैं स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है एंड स्टैटिक क्लासेस क्या होती हैं। स्टैटिक मेथड्स बेसिकली आर दोज मेथड्स एंड वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द जावा प्रोग्राम। स्टैटिक का मतलब समझ लो कि ये चीज आपकी क्लास से रिलेटेड है, ओनली रिलेटेड टू द क्लास इटसेल्फ। जावा प्रोग्राम की जो क्लास है उससे रिलेटेड ये चीज है अगर मेथड एंड वेरिएबल, तो स्टैटिक हो जाएंगे। नॉट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्लास के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं कर रहे वो, they don't belong to the object of the class but they belong to the class of the Java program itself। समझ रहे हैं, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स का कि मेथड्स एंड वेरिएबल्स ये जो दो चीजें हम देख रहे हैं, स्टैटिक अगर ये हैं तो वो जावा प्रोग्राम की क्लास से बिलोंग करेंगे इंस्टीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, एज सिंपल एज पॉसिबल। दिस गेट्स मेमोरी वेयर द क्लास इज लोडेड। इसको जो मेमोरी मिलती है जहां पर क्लास लोड होती है वहीं पर इसको भी मेमोरी दी जाती है। एंड दिस कैन डायरेक्टली बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। हम क्लास नेम के थ्रू इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ रीजन ऑफ कॉलिंग देम स्टैटिक मेथड्स एंड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू वी हैव यूज्ड मैथमेटिकल फंक्शंस। हमने मैथमेटिकल फंक्शंस जावा प्रोग्राम में जरूर यूज किए होंगे, अगर कभी भी कोई प्रोग्राम लिखा है तो बेसिक कैलकुलेटर वगैरह का कुछ बनाया है तो मैथमेटिकल फंक्शंस हमने जरूर यूज किए होंगे, जैसे कि मैक्स, मिन, स्क्वायर रूट, पावर, है ना, ये सब चीज हमने यूज किए होंगे। अगर नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। एंड इफ वी नोटिस दैट देन वी विल फाइंड दैट वी कैन वी कॉल इट डायरेक्टली विद क्लास नेम। हम डायरेक्टली क्लास नेम के साथ करते हैं। आपने कभी करा होगा यूज, तो आपने ऐसे करा होगा मैथ डॉट पाओ एंड यहाँ पर आप नंबर देंगे, जो भी है पैरामीटर्स पास करेंगे। तो ये मैथ क्या है, डायरेक्टली क्लास का नाम है ना, हम क्लास के नाम से डायरेक्ट फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो दीज आर स्टैटिक मेथड्स वी कैन से। देखिए यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मिन, इस तरीके से ये सारे स्टैटिक मेथड हैं। एंड सिमिलरली स्टैटिक वेरिएबल्स वी कैन यूज, वी हैव यूज्ड लाइक लेंथ फॉर द एरे टू गेट लेंथ, ये भी स्टैटिक मेथड है। ओके, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं करंट सिनेरियो में, हमने देखा कि हम यूज करते हैं, जावा में हमने यूज किया हुआ है बट क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये स्टैटिक होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन एंड आंसर भी इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करना आर इम्पॉर्टेंट। नाउ हमारा तीसरा जो पॉइंट है क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैटिक क्लासेस क्या होती हैं बताइए। आपने मेथड एंड वेरिएबल्स तो बता दिए, अभी बताइए स्टैटिक क्लासेस क्या होती हैं। सो क्लास इज अ जावा प्रोग्राम
can't be static. Class in Java program can't be static except if it is the inner class. अगर वो inner class है तो आप उसको static कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास जावा प्रोग्राम में स्टैटिक नहीं हो सकती। देखिए, क्लास जावा प्रोग्राम में स्टैटिक नहीं हो सकती, ये बात 100 में से अगर किसी ने जावा सही से पढ़ी है, काम किया है, तो आई कैन अश्योर दैट 70% से ज़्यादा लोगों को ये बात पता होगी। बट ये वाला जो एक्सेप्शन है, ये ओनली 30 लोगों को पता होगा। तो इसीलिए ये चीज़ भी पता होनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो गया है कि जावा प्रोग्राम की जो क्लास है वो स्टैटिक नहीं हो सकती। वो हो सकती है। वो कब हो सकती है, उसकी कंडीशन है कि वो इनर क्लास होनी चाहिए। ओके, मेन क्लास नहीं होनी चाहिए, वो इनर क्लास होगी तो वो स्टैटिक हम बना सकते हैं। अगर सपोज इट इज एन इनर स्टैटिक क्लास, देन इट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक अदर स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो दूसरे जो मेंबर्स होते हैं स्टैटिक टाइप की क्लास में, उसी तरीके से वो क्लास भी काम करेगी। ओके, तो ये चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझना। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन एक मेन प्रिंसिपल एंड मेमोरी सेविंग टेक्निक है जो कि जावा प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव है टू फ्री अप द मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द अननेसेसरी एंड अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे होते हैं ऑब्जेक्ट हमने यूज ही नहीं करे और जावा प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिए, तो उसके लिए हमारे पास अगर हम कोई जैसे स्प्रिंग बूट टाइप की कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पर वो वार्निंग देता है, या फिर सोनार रन करते हैं प्रोग्राम में। ये सब अलग टेक्निकल चीजें हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं वो वहां पर वार्निंग देता है कि भाई ये वेरिएबल आपने कहीं प्रोग्राम में यूज नहीं किया, इसको आप हटा दीजिए। या फिर आपने कोई अननेसेसरी कमेंट की हुई है, उसको भी बोलेगा कि इस कमेंट को आप हटाइए, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड एयर, इस तरीके से। इसीलिए प्रोग्राम को जब जावा प्रोग्राम लिखते हैं उसके बाद एक सोनार करके होता है, उसको रन करते हैं उस पर, जिससे कि हम देख सकें अपनी कोडिंग की, हमारी अपनी वो भी समझ में आता है कि हम कैसा प्रोग्राम लिख रहे हैं, कितने मेमोरी यूज कर रहे हैं, जावा हमने प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है नहीं करी है, वो सोनार के थ्रू करते हैं। बड़ा जनरल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं कि वहां पर वार्निंग आ जाती है इस तरीके की। तो अगर हम सपोज ऐसा नहीं करते तो जावा क्या करेगा, जावा के पास एक प्रोसेस होता है गार्बेज कलेक्शन का, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। वो मेमोरी स्पेस को फ्री करता है जो अननेसेसरी और अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स ने ऑक्यूपाई की होती है ड्यूरिंग द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम ये चीज होती है बाय डिलीटिंग दोज अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है। और इससे क्या होती है, ऑब्वियसली जब आप मेमोरी डिलीट करते हैं अपने मोबाइल की या अपने सिस्टम की, तो उससे क्या होता है, हमारा ज्यादा मेमोरी अवेलेबल होती है फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वट एवर प्रोग्राम वी आर एग्जीक्यूटिंग। तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो फास्ट हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है एग्जीक्यूशन की। दिस एंश्योर्स दैट द मेमोरी रिसोर्स इज यूज्ड एफिशिएंटली। सबसे पहली चीज तो यही हो गई, जब हमने अननेसेसरी चीजें डिलीट कर दी अपने प्रोग्राम की, तो मेमोरी की रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंट हो गई। एंड उससे क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स नो गारंटी दैट देयर वुड बी सफिशिएंट मेमोरी फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हाँ, वो तो चीज है ही, हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी है, कितनी अवेलेबल है उस प्रोग्राम के लिए, वो चीज़ तो हमारे सिस्टम स्पेसिफिकेशन पर एंड हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम पर डिपेंड करेगी। बट एटलीस्ट इतना तो हो रहा है ना कि जो चीज़ यूज में नहीं है उसको हम डिलीट कर दें। ये तो बहुत अच्छी एक क्वालिटी है जावा की, जो कि जावा प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 28 सेज दैट व्हाट इज क्लास लोडर। क्लास लोडर क्या होता है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, तो समझ लेते हैं कि जावा क्लास लोडर क्या होता है। क्लास लोडर इज अ प्रोग्राम, बेसिकली ये प्रोग्राम है जो बिलोंग करता है JRE से। JRE इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका टास्क जो होता है वो ये होता है कि रिक्वायर्ड क्लासेस को लोड करना एंड जो इंटरफेसेस हमने बनाए हैं उनको लोड करना जावा वर्चुअल मशीन में व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी इनकी रिक्वायरमेंट है। सपोज हमारी कोई क्लास है, कॉल हो रही है वो, ठीक है, और इंटरफेस है, तो जावा वर्चुअल मशीन में लोड करने का काम क्लास लोडर का होता है। देखिए, नाम ऐसे रखे जाते हैं बेसिकली कि अगर किसी ने कुछ आइडिया भी नहीं है ना, तो भी वो अपना गेस करके समझ सकता है। बट गेस करना यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट कंप्यूटर में 1 आता है या 0 आता है, कहीं पर भी बीच में मिडल में कुछ नहीं होता कि भाई 0.5 आंसर सही है मेरा, 0.5 एग्जीक्यूट हुआ, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं होता।
या तो प्रोग्राम चलेगा आउटपुट 1 आएगा या फिर 0 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर है जावा क्लास लोडर समझने की जरूरत है। प्रोग्राम दैट बिलोंग्स टू JRE, इस तरीके से एग्जाम्पल की बात करेंगे तो टू गेट इनपुट फ्रॉम द कंसोल, कंसोल से इनपुट लेने के लिए भी रिक्वायर द स्कैनर क्लास। ओके, ये चीज हमने देखी। अब बेसिक प्रोग्राम जब करते हैं स्टार्टिंग की चीजें होती हैं, ये स्कैनर क्लास का यूज करते हैं जो कि यूटिल के अंदर है, यूटिल पैकेज है, उसके अंदर जावा स्कैनर क्लास होती है एंड उसका यूज करते हैं हम इनपुट लेने के लिए कंसोल से। एंड द स्कैनर क्लास इज लोडेड बाय द क्लास लोडर, स्कैनर क्लास को लोड करने का काम क्लास लोडर का होता है। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो देखिए बेसिक नहीं मिलने की कहीं पे, तो इसीलिए आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक बारी में समझ में ना आए दोबारा देखें, अदरवाइज PDF देखें टेलीग्राम पे ऑलरेडी, नॉट टेलीग्राम पे तो नहीं डाली मैंने, बट आप इसको इंटरव्यू बिट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट पार्ट ऑफ मेमोरी स्टैक और हीप इज क्लीन्ड इन गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस। तो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस में हमने ये भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टैक में क्या स्टोर होता है, नहीं हीप में क्या स्टोर होता है। तो हम समझते हैं कि रन टाइम पर जो मेमोरी होती है, हीप मेमोरी जो यूज होती है, उसको उसमें गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो हीप मेमोरी को क्लीन करता है, स्टैक को कभी नहीं करता, बिकॉज वहां पर हमारे वेरिएबल्स एंड अदर मेथड्स की मेमोरी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 says that what are shallow copy and deep copy in Java। जावा में shallow copy and deep copy नाम की चीज होती है, कंसेप्ट होता है। तो बताइए क्या होता है बेसिकली ये। बेसिकली हमारा क्या होता है ना, जावा के जो ऑब्जेक्ट्स का डेटा होता है उसको कॉपी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो चीज समझने की जरूरत है। क्लास है हमारी रेक्टेंगल, और हमने एक इन टाइप की लेंथ वेरिएबल बनाया 5 और हमने ब्रेथ बनाया 3, डिक्लेयर किया मतलब क्लास के अंदर लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट फॉर दिस रेक्टेंगल क्लास, ऑब्जेक्ट हमने बनाया, सपोज पहले देख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल क्लास का obj1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ये शैलो कॉपी देखते हैं। शैलो कॉपी ओनली क्रिएट्स अ न्यू रेफरेंस एंड पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। और एक शैलो कॉपी का मतलब वो ये कि एक नया रेफरेंस बना देगा, ठीक है, नया रेफरेंस बनाएगा एंड सेम ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। शैलो कॉपी का में ये है। अब शैलो कॉपी के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1, ये चीज हमें करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं, नाउ बाय डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, ऐसा करने से क्या होगा, इज द न्यू रेफरेंस इज क्रिएटेड विद द नेम ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 के नाम से नया रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, दैट विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करेगा। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अगर आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। शैलो कॉपी में हम क्या कर रहे हैं देख लेते हैं दोबारा। शैलो कॉपी में हम क्या बेसिकली जो हम कॉपी कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो नया रेफरेंस क्रिएट करेगा सबसे पहली चीज़, और सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। शैलो कॉपी में ऐसा होता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़, ऐसा हम कर रहे हैं तो नया रेफरेंस क्रिएट होगा विद द नेम ऑब्जेक्ट 2 एंड वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की, सेम मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करेगा। अब बात करेंगे डीप कॉपी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब है हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं। वी आर कॉपिंग द ओल्ड ऑब्जेक्ट वैल्यू टू द न्यू ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 3, न्यू रेक्टेंगल, ऑब्जेक्ट 3 डॉट लेंथ, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 की जो लेंथ थी उसको हमने ऑब्जेक्ट 3 में डाला एंड ऑब्जेक्ट 3 के ब्रेथ में ये डाला, तो ये डीप कॉपी हो गई। अगर हम ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हम क्या करते, इसमें रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट 2 में बना देते, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 बनाया हमने न्यू रेक्टेंगल, बट अगर हम उसको डायरेक्टली असाइन कर दें दूसरे ऑब्जेक्ट में तो वो शैलो कॉपी होगी। अगर हम नया ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हैं तो वो डीप कॉपी होगी। एज सिंपल एज पॉसिबल। अब देखिए मेमोरी लोकेशन का भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। शैलो कॉपी में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट था ऑलरेडी, इसको पॉइंट कर रहा था, इस मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा था। ऑब्जेक्ट 2 बनाया, हमने असाइन कर दी, ये ऑब्जेक्ट 1 असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट 2 में, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास या वट एवर क्लास। तो वो क्या करेगा, जब ये हमने असाइन कर दिया
और ये इसको पॉइंट कर रहा, तो ऑलरेडी फिर तो ये भी इसको ही पॉइंट करेगा ना, ये चीज़ है। अब डीप कॉपी में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट 3 बनाया हमने ऑब्जेक्ट 3 बनाया, समझिएगा, हमने क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने कॉपी कर लिया एक तरह से, इसको कॉपी करा, तो एक नई मेमोरी बनी ना, नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस शैलो एंड द डीप कॉपी। तो वही चीज़ है, रेफरेंस का है, हमने देख लिया ऑलरेडी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वैसे बेसिक क्लैरिटी तो हो गई होगी, आई होप सो। नाउ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर ऑफ कोड्स फॉर दिस क्लोन। हाँ, क्लोन का एक कंसेप्ट आया है यहाँ पर, देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर वी नीड टू राइट द नंबर ऑफ कोड्स फॉर दिस डीप कॉपी। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत लेंदी कोड दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा लेंदी तो है। ये बनाया, वो बनाया, फिर उसको असाइन करा, ठीक है, पहले एक बनाया फिर दूसरे में करा। तो मतलब ये चीज़ें हम ना करके, जावा में एक मेथड होता है, उसका नाम होता है क्लोन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हम उसका एक अल्टरनेटिव निकाला है जावा में, डीप कॉपी की जगह हम क्लोन का यूज कर सकते हैं। क्लोन क्या करेगा, क्लोन विल डू दिस डीप कॉपी इंटरनली एंड रिटर्न अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या करा, ऐसा अलग अलग ना करके हमने ऑब्जेक्ट 2 बनाया सिंपल, और ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्लोन कर दिया, क्लोन मेथड को कॉल कर लिया। उसने क्या किया, जो हम 3 लाइन में लिख रहे थे, 3 या सपोज करो हमारा मल्टीपल लेंथ, ब्रेथ, हाइट, विड्थ, अलग अलग सारी चीजें हमने बनाई, सपोज 5 हैं तो हमने 5 बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी भी ऑब्जेक्ट हों उसके इंडिविजुअल, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्लोन का यूज करेंगे और हमारा नया डीप कॉपी यहाँ पर होके मिल जाएगी, ठीक है ना। तो क्लोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो में अभी तक हमने कवर कर लिए अपने सारे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस जावा से रिलेटेड। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जावा के इंटरमीडिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस, जावा के इमीडिएट इंटरव्यू, इंटरमीडिएट लेवल के होंगे ये, मतलब बिल्कुल ये तो बेसिक थे, ठीक है ना। बेसिक में भी मुझे लगा होगा कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिला होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में इंटरमीडिएट शुरू करेंगे, फिर एडवांस में जाएंगे। तो हम इस तरीके से अपनी सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे, टॉप बॉटम से टॉप अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, ओके। बॉटम से हम टॉप पे जाएंगे एंड अपना पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सीरीज ऑन हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट एंड स्प्रिंग बूट के इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी हम वीडियो बनाएंगे एंड आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप अपना रिव्यूज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जावा के इंटरमीडिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस। थैंक यू।